नमस्कार। मैं राकेश टैक्स जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, 5 सितंबर 2020 को एलएफएआर मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और वो बदलाव है, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि अब आप बैंक ऑडिट के तैयारियों में जुड़े हुए हैं। तो उसी के लिए हम क्विक रिकैप लेने वाले हैं और वो क्विक रिकैप देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आए हैं सीए कुंतल शाह। सीए कुंतल शाह की हम बात करें तो सर जो है वो ऑल ओवर इंडिया लेक्चर देते रहते हैं, बैंक ऑडिट रिलेटेड वो गाइडेंस देते रहते हैं। आप उनको डब्ल्यूआईआरसी में मोस्टली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सीए कुंतल शाह सर को जानते हैं। सीए कुंतल शाह अहमदाबाद से आते हैं। आइए करते हैं हम डिटेल में बातचीत। तो कुंतल शाह जी, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन में। थैंक यू थैंक यू। तो सबसे पहला मेरा आपको सवाल है, ये जो एलएफआर में जो बदलाव आए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, एग्जैक्टली क्या उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग रहेगा, क्या मकसद रहेगा कि इतने सारे बदलाव? सालों तक एलएफआर में कोई चेंजेस इतने बड़े नहीं आए थे और लास्ट चेंजेस तो बहुत ही पहले के टाइम से है। और सेकेंडली सिस्टम्स में बहुत चेंजेस हो गए, गाइडलाइंस में बहुत सारे चेंजेस हो गए। सैडली थोड़े पार्ट में एलएफआर के पहले क्वेश्चंस ऐसे ड्राफ्ट हुए थे कि जहां आपका रिस्पांस यस नो और बहुत लिमिटेड उसमें आ रहा था। तो एग्जैक्टली रेगुलेटर और द मैनेजमेंट को भी उतना नहीं पता चलता है कि सही में वो एग्जैक्ट ऑडिट प्रोसेस क्या हुआ है, राइट। और सी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी जो आप प्रोविजंस है कुछ भी है तो वो टाइम टू टाइम उसके अंदर अपग्रेडेशन आता है। मेजर अपग्रेडेशन आप देखो अगर बैंकिंग में तो वो टेक्नोलॉजी का है, जो कोर बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम में जो मेजर पार्ट है और इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो बहुत ही मेजर है। और वो पहले के एलएफएआर में जो लास्ट एलएफएआर था उसमें बहुत ही कम था, उतने लेवल तक था कि वो बोलते थे कि आपने प्रिंट आउट लिए कि नहीं, राइट। सो यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट it was well within this due. Probably I thought कि वो अभी 5 से 7 साल पहले आ जाना चाहिए था चेंज, but anyways now this year we have got it, so we need to now work with that one. कोई भी चेंज होगा पहली बार तो थोड़ा हार्श लगेगा, हार्श लगेगा, हाँ। we need to बहुत ज्यादा हाँ डीप और जाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास टाइम एक तो कम ही रहता है और वो टाइम में right. आपको और एक्स्ट्रा काम उन्होंने दे दिया है। ऐसा हो गया। तो अभी इसके बाद उन्होंने एक बदलाव दिया है अपने को, 10 करोड़ का एक बदलाव दिया है कि 10 करोड़ के एडवांसेस या फिर 10% ऑफ फंडेड और नॉन फंडेड जो लोएस्ट है, वो वाले जो अकाउंट है उसको आपको थोड़ा और डीप में जाके पढ़ना है, देखना है। तो ये वाली चीजें अभी क्यों है? क्या आरबीआई चाहती है कि हम सिर्फ बड़े अकाउंट ही सैंपल में चुने, ऐसा चाह रही है? ऐसा क्या नजर आ रहा है? नहीं नहीं, उसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में से देखना है। जो आप सर्कुलर पढ़ेंगे एलएफएआर का, उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल दिया हुआ है कि जहां थ्रेशोल्ड के ऊपर वाले अकाउंट्स है और थ्रेशोल्ड के नीचे वाले अकाउंट्स है। थ्रेशोल्ड अकेला ये केस में तो थ्रेशोल्ड बोला गया है स्पेसिफिक 10%, 10 करोड़ विच एवर इज लोअर वाला। बाकी भी काफी सारे केसेस है जहां स्टॉक ऑडिट होना है, क्रेडिट रेटिंग लेना है, उसमें भी बैंक का पॉलिसी, आरबीआई का पॉलिसी, राइट। उसमें डिलीजेंस रिपोर्ट लेना है 5 करोड़ के ऊपर वाले जो अकाउंट कोई है। कैसे माने अलग अलग थ्रेशोल्ड है, अलग अलग जगह पे है। बट जबकि बात करें 10% और 10 करोड़ वाली तो वो लिमिट पहले भी थी। बट वो क्या लिमिट थी कि 5% और 2 करोड़ से नको, राइट। वो लिमिट पहले भी थी। प्रॉब्लम जो चेंज बोल सकते हो आप, वो ऐसा बोल सकते हो कि अभी गाइडिंग प्रिंसिपल आया है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं कि जो थ्रेशोल्ड के ऊपर है उसको आपको ट्रांजैक्शन ऑडिटिंग के साथ करना है। दैट इज व्हाट द वर्ड दैट इज यूज्ड एंड दैट इज क्रिएटिंग मोर इम्पैक्ट। आ रहा और है। काफी हाँ, हाँ। मेंबर्स अभी थोड़े ये हो रहे हैं कि ये कैसे करेंगे या कैसा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अबाउट इट। और जो थ्रेशोल्ड के नीचे वाले केसेस है जिसमें प्रोसेसेस और वो सिस्टम्स देखेंगे और उसके ऊपर कमेंट करेंगे, दैट कैन आल्सो बी दैट वे। अभी नॉट ओनली अप टू दिस, थ्रेशोल्ड के ऊपर जो है वो अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन देना है कि हमने इतने अकाउंट्स चेक किए, राइट। तो वो क्या दिखता है कि वो दिखता है कि ये अकाउंट वाइज हमने चेक किया और इसके इतने परसेंटेज बन रहे हैं। और इस बार एक जो चेंज है, जो हम अगर 2 करोड़ और 5% वाली बात करें जो आगे के एलएफएआर में था, इस बार में एफबी और एनएफबी दैट इज फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स दोनों मिला के करना है। तो यू कैन नॉट से दैट वे दैट यू विल ओनली बी गोइंग अहेड विथ ओनली फंडेड पोर्शन, राइट। तो आपको सिर्फ फंडेड के ऊपर ध्यान रखना ऐसा नहीं है, नॉन फंडेड में भी ध्यान रखना है, राइट। तो वो एक बड़ा चेंज है। करेक्ट, मतलब आपको बैंक गारंटी वगैरह चीजों को भी गौर से और पढ़ना है, ये बात हमें फिलहाल आई वुड नहीं से है। दैट कि अगर वो लिमिट है तो आपको वो भी ऐड करके वो अकाउंट बड़ा कैसे है, राइट। काफी
केस में क्या होता है कि कंपनीज जो ऐसी रहती है कि जहाँ परफॉर्मेंस गारंटी ज्यादा चाहिए, आपने कुछ इंजीनियरिंग गुड्स बनाया है और आप देते हो, राइट, तो उसमें आपको नॉर्मली एलसीआर लेट से कम लगती है, बट आपका जो इंजीनियरिंग गुड्स है वो परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस गारंटी ज्यादा रहती है। तो कोई जगह पे ऐसा होगा 2 करोड़ का फंड बेस होगा, 8 करोड़ का नॉन फंड बेस भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कैसा आपका बिजनेस मिक्स है और क्या है। तो अभी वो केस में क्या होगा, वो 10 करोड़ की लिमिट में वैसे भी नहीं आएगा, वो 2 करोड़ में जाता है, पर जबकि आपका लिमिट देखने जाओ तो वो 10 करोड़ है, तो बैंक का एक्सपोजर तो वो कस्टमर के ऊपर 10 करोड़ ही है, 10 करोड़ है। राइट। सो दैट इज अ लॉजिकल पॉइंट, ओनली थिंग इज दैट टिल नाउ ये अपना सिर्फ ये फंडेड के ऊपर था। जोकिंगली मैं बताऊं तो फीस तो फंडेड के लिमिट के ऊपर ही है अभी भी। राइट राइट राइट। यहाँ पे एक अपडेट में आया है कि क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट का आप लिस्टिंग बनाओ। हाँ, ये अभी हम कैसे चेक करें मोर्टेलिटी अकाउंट? क्विक मोर्टेलिटी पहले भी था ये कंसेप्ट, इस बार सीधा क्वेश्चनर के अंदर है। सी क्विक मोर्टेलिटी इज नथिंग बट जो अकाउंट के अंदर 12 महीने के अंदर एनपीए हो गया, डिसबर्समेंट के 12 महीने के अंदर एनपीए हो गया, तो क्या कर सकते हैं कि हम जितने अकाउंट्स एनपीए हुए हैं वो एनपीए का लिस्टिंग ले सकते हैं। वो तो इन एनी केस रिपोर्ट में मिलता है हमको, एनपीए रिपोर्ट हम देखते ही और हमको साइन भी करना होता है। वो रिपोर्ट के अंदर हमको देखना है कि वो कब से वो सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट हुआ था, राइट। तो वो अकाउंट के अंदर जाके हमको करना है कि भाई इसमें से कोई 12 महीने के विद इन वाला है या नहीं है। अगर 12 महीने के विद इन वाला है, देन यू नीड टू से दैट वे दैट दिस क्लासिफाइज अंडर द क्विक मोर्टेलिटी। एंड जो ऐसे केसेस मिलते हैं वो केसेस को आपको एलएफआर में अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम और अमाउंट के साथ रिपोर्ट करना है। अच्छा, अब वो रिकॉर्ड अपने को बनाना है, मतलब जो लोगों ने लोन लिए, कर्जे लिए हैं लेकिन रिपे नहीं किए, तुरंत अभी यही साल कर्जे लिए और यही साल में रिपे नहीं कर पाए, उनका अभी इस बार बनाना है अभी ध्यान में रखना है, क्योंकि कोविड का नया फैसिलिटी लिया है ना। अभी जिसका एग्जिस्टिंग है वो बराबर है, बट कोविड के बाद किसी ने लिया फैसिलिटी, और वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 3 सितंबर का कि जहां हम जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे तब तक ये स्टे ऑर्डर चालू रहेगा, राइट। वो 3 सितंबर का एक सुप्रीम कोर्ट गजेंद्र शर्मा जी के केस में चालू था। अभी वो 4 दिन पहले की बात है, वो तो निकल गया। तो अभी तो आईआर एक नॉर्मल वर्क करेगा, राइट। तो अभी इस बार बहुत ध्यान से देखना है, सब कुछ ध्यान से देखना है। अभी तक बैंक को यही लगता था, सबको लगता था, रादर बैंक ने, आप जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में जाओ एक ही काम चलता था कि गजेंद्र शर्मा केस को कैसे आप पढ़ते हो या कैसे आप उसको मानते हो कि वो कैसे ये वर्क करेगा। बट ओवरनाइट इट इज चेंज नाउ, राइट, बिकॉज द फाइनल ऑर्डर हैज कम, और वो जो ये जो अपना इंटरिम ऑर्डर था वो वेकेट हो गया। सो यू डोंट हैव एनीथिंग नाउ, दैट्स व्हाट यू कैन हैव इट, राइट। बराबर है। मतलब अभी जो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट से जो लोन लिए हैं लोगों ने, उस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसका रिपेमेंट जो है वो शायद नहीं हुआ रहेगा और वो आपका इस लिस्टिंग में अगर वो एनपीए हो गया, अगर वो एनपीए हो गया, सी अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 27 मार्च को, एनपीए तो नहीं अभी नहीं राकेश, बहुत ध्यान में रखना है। अभी हम 27 मार्च को 6:25 पे बात कर रहे हैं। वी नेवर नो दैट 6:26 को कोई आरबीआई का नया सर्कुलर आया कि जहां कुछ दिया हो, राइट। सी बिकॉज वी लिव इन अ वेरी फ्रेजाइल काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी मे गेट समथिंग, राइट। तो मैं इसीलिए टाइम और डेट भी बताया कि ये ध्यान में रखना है कि बिकॉज प्रोबेबली आप अपलोड करें उसमें 1 दिन लग जाए, तब तक वो आरबीआई का नया नोट आ जाएगा आरबीआई का, तो सर्कुलर या कुछ आया, कुछ स्पेशल डिस्पेंसेशन आया, वी नेवर नो दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे और एक इंटरेस्ट अपडेटिंग सिस्टम, ये वाली चीजें हम पहले भी करते थे। सैंक्शन लेटर देखो, सिस्टम में देखो क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सब मैच करते थे। अब उन्होंने अपडेट दिया है एलएफआर में, ये एग्जैक्टली क्या अपडेट है? एक्चुअली आप देखो ना, एलएफआर के अंदर काफी सारे चीज है जो पहले भी हम करते थे, बट उसके अंदर अगर इश्यूज मिलते थे तो उसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं थी रिपोर्ट करने की, राइट। तो उसमें क्या होता था कि डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इश्यू है या कोई लोन सैंक्शन किया विदाउट प्रॉपर फॉलोइंग प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन, राइट, तो आपके पास वो स्पेसिफिक जगह नहीं थी। इस बार आप देखो ना तो एक पॉइंट आएगा वो इंटरेस्ट का, बराबर इंटरेस्ट कंप्यूट हुआ है। और दूसरा नॉट ओनली इंटरेस्ट जब एक्सटर्नल बेंचमार्किंग या इंटरनल बेंचमार्किंग एमसीएलआर पे है या ईबीएलआर पे है तो रेट बराबर से चेंज हो रहा है कि नहीं, डीपी कंप्यूट हुआ है कि नहीं। अभी डीपी तो वैसे भी हम कर रहे थे, लास्ट टाइम भी कर रहे थे, बट ध्यान में ये रखना है अभी स्पेसिफिकली रिप्लाई देना है, राइट। और वो वैसे भी था, पहले भी डीपी का था कि स्टॉक स्टेटमेंट आ रहा है और डीपी स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर, सो दैट इज नॉट अ मेजर चेंज एज सच। बट नाउ यू हैव मल्टीपल क्वेश्चनेयर पिन पॉइंटिंग इट टू अ पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसेस, राइट। तो आपके पास क्वेश्चंस हैं,
आपके पास अकाउंट नंबर्स तो आप जो करने वाले वो है, और आपको वो मैच करने की, हाँ मैंने यहाँ यहाँ ये किया ये किया ये किया, अच्छा। राइट। तो बहुत ध्यान में रखना है। रादर आई वुड से दैट कि इतना केस तो बहुत क्लियर हो गया कि इतना तो करना ही करना है। सेकेंडरी प्रोसेस तो इन एनी केस आप कर रहे थे, बट इतना करना है और इतना स्पेसिफिक रिपोर्टिंग यहाँ करना है। सो दैट इज एक्चुअली अ गुड पार्ट। सी आई ऑलवेज बिलीव के जो भी चेंज होता है यू नीड टू एक्सेप्ट इट, राइट। आइदर यू एक्सेप्ट विलिंगली, और कोई आपको थोप दे और बोल दे कि नहीं अभी आपको करना ही है, राइट। दैट इज ऑल, दैट्स ऑन योर साइड, राइट। आप कैसा सोचते हो वो देखना है। मतलब कुछ चीजें जो थी हम एलएफएआर के नोट्स में लिखा करते थे, क्योंकि आपको जगह ही नहीं मिलती हाँ, थी एलएफएआर में। हम नया वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते थे, उसमें अपनी क्वेरी लिखते थे। तब आप वो सारी चीजें, डीपी, इंटरेस्ट, वो सारी चीजें मेजोरिटी एलएफएआर में ही इंक्लूड कर दी है, ताकि एलएफआर आप, के अंदर स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ है है। ना। तो इसीलिए हाँ, आपको वो एक फायदे का एक ये आ गया है। लेकिन उन्होंने इसमें एक पॉइंट ऐड किया है, शॉर्ट टर्म लोन रिलेटेड। शॉर्ट टर्म लोन घड़ी घड़ी रिस्ट्रक्चर हो रहा है क्या? मतलब वो लोग यहाँ पे मॉर्टेलिटी अकाउंट को अगर ये है, तो शॉर्ट टर्म लोन को भी यहाँ पे, ये दोनों एक, मतलब आप कोई भी रास्ता नहीं चुन सकते। मॉर्टेलिटी से बचने के लिए शॉर्ट टर्म लोन का रिस्ट्रक्चरिंग आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नजर आ रहा है ये, है ना। सी सिचुएशन ऐसे भी पहले था कि यू कैन नॉट रिन्यू और रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू वाले जो चला के रखे थे कि भाई किसी का लिमिट एक्सपायर हो गया है, पर्सन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं या रिटर्न्स नहीं दे रहे बोरोवर, राइट। तो भी क्या होता था कि सिस्टम के अंदर वो रिन्यू मारते जाते थे अकाउंट को, राइट। आप रिन्यू करते जाते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं, आपने कोई 1 पेजर डॉक्यूमेंट बना दिया कि भाई अकाउंट का कंडक्ट अच्छा है तो वो रिन्यू कर दो या रिव्यू कर दो नेक्स्ट 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 महीने। ऐसे ऐसे सिस्टम्स थे जहां 3-3, 4-4 साल तक रिन्यू ही नहीं हुए थे लिमिट, ओके। बट सिस्टम के अंदर डेट डाल देते थे कि 2 महीने के लिए कर दिया, 1 साल के लिए तो नहीं करेंगे बिकॉज उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो 2-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने करके ये कर देते थे। इस बार अभी ये गाइडलाइन, इस बार सर्कुलर भी आया है, मेरे पास अभी एग्जैक्ट साइटेशन अभी नहीं है, अगस्त महीने में आई थिंक सर्कुलर आया है, ये टू क्लैरिफाई दिस एस्पेक्ट, राइट, कि भाई रिन्यूअल ऑफ लिमिट्स, राइट, वो उसमें क्या प्रोसेस है बहुत ही क्लियरली आरबीआई ने बोले, पहले भी क्लियर था, आईआरए गाइडलाइन में भी बहुत क्लियर था कि 180 दिन मिलेंगे आपको, जो करना है वो। आपका रिन्यूअल का डेट खत्म हो गया, आपका 1 अप्रैल 31 मार्च को लेट से आपका लिमिट एक्सपायर हो गया है, तो आपके पास 180 दिन है, तब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा ऑन अ टेक्निकल ग्राउंड, जो रीपेमेंट और वो नहीं, टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं होगा। बट आप 180 दिन क्रॉस कर गए तो आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा, नॉन रिन्यूअल ऑफ लिमिट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। होता क्या था कि लोग 3-3 महीने का, 6-6 महीने का ऐसा शॉर्ट रिन्यू मार देते थे, फिर बोलते थे अभी यहाँ से 180 दिन गिनो, हाँ। फिर समझे। तो अरे ऐसे ऐसे केसेस मिले हैं जहां 1 दिन का रिव्यू है, 1 दिन का रिन्यूअल हुआ है, अच्छा। 1 डे, बचने के लिए। राइट। तो अभी आप समझ गए समझ गया। इन बिटवीन द लाइन व्हाट इज रिटर्न बिटवीन द लाइंस, हम्म। राइट, बिकॉज 1 दिन ऐड करूंगा फिर बोलूंगा 180 दिन और, हाँ, राइट। बराबर तो है। ये सब जो कैमोफ्लेज और वो चलते, और ऐसा एक नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे, आई डोंट नो वेदर वो क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं सामने से बोलूंगा ये भी चीज देखो, वो भी अंदर ऐड कर दिया है क्लियरली आरबीआई ने इस बार। वो अच्छा। आप आगे देखते हैं कि आपके पास क्या खजाना में भरा हुआ है। नहीं नहीं, खजाना तो नहीं। मेरे को लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन की हम जो बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन आप जो बोल रहे हो डेट बदलते रहते हैं बैंक वाले, तो वो एज अ ऑडिटर में क्या प्रोसेस फॉलो करूँ कि मैं मतलब चेक करूँ कि इन्होंने यहाँ डेट बदली है, इन्होंने यहाँ डेट बदली है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, अभी हर एक बैंक में अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, राइट। तो डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लिमिट रहता है ना, वो अलग अलग रहता है। हम्म। एक काम क्या कर सकते हैं हम कि हम ऐसा रिपोर्ट लें जो हर महीने के एंड के ऊपर जो एडवांसेस का रिपोर्ट रहता है, राइट, वो एडवांसेस का रिपोर्ट हम ले लें, जितने भी एडवांसेस है वो, जैसे अप्रैल के एंड में लिया, मई के एंड में लिया, जून के एंड में लिया, और वो रिपोर्ट के अंदर जो चेंजेस है, वो चेंजेस को कैसे ट्रैक करना है, अप्रैल का रिपोर्ट लेने का, उसके नीचे मई पेस्ट करने का, उसके नीचे जून, जुलाई, ऐसे सब रिपोर्ट पेस्ट कर देने के, वी जितनी भी लुकअप। लाइंस है, दिस इज वन वन ऑफ द वे। और जितनी लाइन आइटम आती है उसके बाजू में लिख देने का कि ये महीने का ये रिपोर्ट में से निकाला है। तो जब आपको रिक्रिएट करना है तो भी आप कर सकते हो पूरा, राइट। आप जब सॉर्टिंग और वो सब करोगे तो हिल जाएगा, तो फिर से वो लाना है, तो फिर क्या करेंगे, ये सब मर्ज हो गया, सब कचरा सब निकाल दिया, जो हेडर लाइन है और वो सब है वो हटा के, फिर अकाउंट नंबर वाइज सॉर्टिंग करने का। ओके। तो जब अकाउंट नंबर वाइज सॉर्टिंग करोगे तो वो अप्रैल में भी वो अकाउंट नंबर आएगा, मई में भी आएगा, और इसमें तो आपको ब्लॉक में दिखेगा कि कहाँ का कब चेंजेस हुआ है। दिस इज व्हाट वन ऑफ द मेथड,
राइट, समझ नीड गया। नॉट नेसेसरी कि दिस इज अ कंक्लूसिव मेथड, दिस इज द ओनली मेथड। दूसरा क्या रहता है, सिस्टम के अंदर रहता है, बट सिस्टम में क्या होता है, बैंक टू बैंक वो डिफर करता है, राइट। तो आपको वो बैंक में जाके समझना है कि एग्जैक्टली रिव्यू का प्रोसेस क्या चलता है, ओके 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 ओके। राइट। और राइट। दूसरा क्या होता है, जिसकी रिन्यूअल की लिमिट नहीं रहती है ना, वो उसका भी रिपोर्ट आता है बैंक्स में अलग अलग, उसको वो पुश रिपोर्ट बोलते हैं। आपको मांगने की जरूरत नहीं होती, और डे एंड के ऊपर वो लगा के रख देते हैं फोल्डर में, रिपोर्ट फोल्डर में। वहां से आप चेक कर सकते हैं उसमें कोई अकाउंट आए हैं या नहीं आए। ओके, मतलब या तो बैंक के बैकएंड का सॉफ्टवेयर में कहीं तो भी रिकॉर्ड हुआ ही रहेगा कि यहाँ यहाँ रिन्यू हाँ हुआ है, हाँ हाँ, या तो आपका इश्यू वहां एक्सेल नहीं शीट है, पे आपको वहां इश्यू नहीं है तो अंदर का एक्सेल। सब है, हाँ हिस्ट्री के साथ है। हाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमको फ्रंट एंड से इधर एक्सेस नहीं है, या रिपोर्ट नहीं है, या हमको पता नहीं है कि हाँ, ऐसा रिपोर्ट यहाँ पड़ा हुआ वैसा है। रिपोर्ट आएगा। हाँ, वो अलग अलग बैंक में अलग अलग तरीका अलग रहता अलग है, तो प्रोसीजर फॉलो कर की जाएगी, लेकिन अपने को वो चेक करना है कि शॉर्ट टर्म लोन का क्या है करके, क्योंकि एलएफआर हम्म, अपडेट आ गया है ना। या फिर डीपी की हम बात करें तो डीपी और इंटरेस्ट सेम ही है, मतलब हम पहले भी काम करते थे, लेकिन इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आया है क्या एलएफआर में? एक्स्ट्रा तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, बट ड्राइंग पावर में एक बर्निंग इश्यू रहता है कि उसको पेड स्टॉक कैसे गिने, पेड स्टॉक कैसे निकाले, जिसके कारण से हमको वो लिमिट मिले। कोई बैंक फॉलो, थोड़े बैंक, वन स्कूल ऑफ थॉट जो बोलते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा बोलता है कि आप क्रेडिटर को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, या उतना ही रिड्यूस करो कि जितना हमने असेसमेंट का टाइम पे जितने क्रेडिटर असेस किए थे, हमने असेस क्या किया, स्टॉक स्टॉक भी किया, बुक डेट भी किया, और क्रेडिटर भी असेस किया, तो उसके ऊपर के जितने क्रेडिटर है उसको आप रिड्यूस करो। अच्छा। फेयर इनफ, ऐसा बैंक्स बोलती है, ऐसा बैंक का मानना है। अभी दूसरा जो ओपिनियन क्या, दूसरा क्या रहता है वो भी बता दूं। वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको जो भी क्रेडिटर है, जो भी एक्चुअल स्टॉक है वो ले लो, जो भी एक्चुअल बुक डेट है वो ले लो, और जो भी क्रेडिटर है वो ले लो। अभी पहले जो पोर्शन जो है, मैंने पहला जो बात किया ऑप्शन है, उसमें क्या इश्यू होता है वो बताता हूँ। अभी इट गोज विथ द टर्म कॉल्ड वर्किंग कैपिटल गैप, करेक्ट बराबर। वर्किंग कैपिटल गैप आपने असेसमेंट तब भी किया था, करेक्ट। तो इंस्टीट्यूट की गाइडेंस नोट के अंदर भी आप देखोगे तो ये बहुत ही क्लियर कर समझाया गया है कि जो पहला मेथड है दैट इज टेक्निकली नॉट करेक्ट, बट देर आर सर्टन ओल्ड सर्कुलर्स और सम आईबीए का आई थिंक गाइडलाइंस या कुछ बैंक्स के पास है, तो बैंक्स फॉलो करती है। टेक्निकली क्यों गलत है, तो उसमें समझाया गया है कि भाई वर्किंग कैपिटल गैप वो टाइम पे जितना था उतना इस बार लेके आओ तो परफेक्ट है। मीनिंग देर भाई, अगर आपका स्टॉक बढ़ गया है, आपका बुक डेट बढ़ गया असेसमेंट से, तो आपको वो इग्नोर करना है, या उतना ही पोर्शन से आपको इसको एडजस्ट करना है, वो तो आप नहीं कर रहे हो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। right? So that is what they say, that you check from that perspective as well. If it is matching, that's perfectly fine. Otherwise there is no point in keeping everything static. वो एक ही जगह पे बंद करके रखने की जरूरत नहीं है, जो एक्चुअल फिगर है उसके साथ कर। नाउ दीज आर टू ऑप्शंस दैट आर प्रिवेलेंट। तो जो ऑडिटर को देखना है कि बैंक कौन सा पॉलिसी फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से उनको एक टेम्पलेट बना के रखना है ऑडिटर को, और गिन के देखना है कि वो डीपी बराबर कंप्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा। इस बार जो चेंज की बात है वो एलएफएआर का नहीं है, कोविड के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया है कि आप लिमिट को रीअसेस, जो मार्जिन देते हैं ना, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रीअसेस करके बढ़ा भी सकते हो। तो 31 अगस्त तक ये असेसमेंट करने का काम का डेट था, 31 अगस्त 2020, और वो मार्जिन 31 मार्च 2021 तक आप चेंज एडिशनल मार्जिन कर सकते हो, लोगों को पैसा ज्यादा विड्रॉ करने को मिलेगा, राइट। वो उतना चेंज है इस बार। ओके 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 ओके। मतलब डीपी में आपको आपकी गाइडेंस नोट जो इंस्टीट्यूट ने दी है वो फॉलो करनी है, और आपको वर्किंग हाँ, बना के और एलएफआर बैंक, को देना है। हाँ भले बैंक की पॉलिसी है उनकी, लेकिन हाँ, आपको बट अपनी बैंक की, तरफ से पॉलिसी हाँ, लिखनी उसमें क्या होता है कि काफी बार ये ट्रैक्शन हो जाते हैं, थोड़ा टिफ हो जाता है बैंकर्स के साथ। है। तो वन पॉइंट इज दैट जो भी बैंक फॉलो करिए आप लिख दो कि दिस बैंक फॉलोज दिस वन, राइट। Whereas this the bank should also take cognizance of this working capital gap aspect as well. तो that is आपका पॉलिसी के ऊपर कमेंट हुआ, करेक्ट करेक्ट राइट। करेक्ट दूसरा कमेंट आप क्या करोगे कि जो बैंक का पॉलिसी है उसके हिसाब से गिनने में भी डीपी बराबर आता है कि नहीं आता है, करेक्ट। राइट। सो दैट वे राइट 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 राइट। क्योंकि बैंक अपनी पॉलिसी तो नहीं बदलने वाली, क्योंकि वो अकाउंट्स में उनके वापस दिखाना पड़ेगा चेंजेस इन they अकाउंटिंग। do, but the problem is different. हाँ हाँ। If they change then there is an huge uproar for it, right? तो वो उसका इम्पैक्ट ज्यादा है।
दे डू चेंज। एक सबसे बड़े बैंक ने भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक did that way, then they revert it as well, and then they again went with that one. So they do try and change, but sometimes they are successful, sometimes they are not. करेक्ट, गॉट इट। यहाँ पे स्टॉक ऑडिट रिपोर्टिंग की बात हो रही है। स्टॉक ऑडिट रिपोर्टिंग, पहले हम इतना उस मुद्दे को पकड़ के नहीं रखते थे। बैंक में हम गए तो हम एडवांस है, ये ऐसी बातें करते थे। ये स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट पे अभी उन्होंने अपने को क्यों लाया है, क्या करे अब इसका? ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। जो मैंने बोला ना कि थ्रेशोल्ड वाला लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड के अंदर आपको ये भी लिमिट है कि आपको ये स्टॉक ऑडिट एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। पहले तो वो बात हो गई। अगर होता है तो स्टॉक ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक तो आपको रिपोर्ट करना है, राइट। अगर हुआ है तो जो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स है, राइट, वो कमेंट का बैंक ने कंप्लायंस किया या नहीं किया। अभी समझिए कि अभी तक क्या था, स्टॉक ऑडिट का हम उतना कॉग्निजेंस नहीं ले रहे थे, या ले रहे थे, ऐसे नहीं थे, बट मटेरियलिटी पे हम करते हैं काम। हाँ, exactly. We used to check it from the perspective whether such kind of comment would have any impact on my asset classification. वो comment का मेरे asset classification के ऊपर कुछ impact आ रहा है, वो चेक करने के बाद हम उसको डिसीजन लेते थे। बट इस बार तो अभी उन्होंने LFR में बोला है कि भैया स्टॉक ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर कोई कमेंट है तो उसका काम कैसे किया है। नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट इट, राइट। राइट, गॉट इट। अभी यहाँ पे बात हो रही है कि 5 बड़े अकाउंट रहेंगे, उसके आपको एडवर्स फीचर्स लेने हैं। अब ये एडवर्स फीचर्स मतलब क्या कहना चाहती है ये? सी एडवर्स फीचर में मैं बताऊंगा, जो एडवांसेस में हम देखते थे, जितना भी चीज देखते थे उनका ये पर्सपेक्टिव ऐसा लग रहा है, जो हिसाब से हम रीड करते हैं, दैट योर मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ दीज एडवांसेस, फिर वो स्टैंडर्ड हो, नॉन परफॉर्मिंग हो, कोई भी हो, तो जो मटेरियल एडवांसेस के अकाउंट्स है, टॉप 5 स्टैंडर्ड अकाउंट्स, उसका डिटेल स्क्रूटिनी हो। डिटेल स्क्रूटिनी इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, in terms of assessment, in terms of sanctioning, in terms of this all other transaction related or other aspects. Okay. Right. तो उन्होंने वो इस बार ऐड किया है। मुझे एक थोड़ा पॉइंट वो है, बट इतना डिस्कशन मेरा भी नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस ट्रैवल और ये रहता है अपना वेबिनार। बट इन एनी केस 10% और 10 करोड़ में वो आने वाले हैं, आने वाले ही है, हाँ। राइट। तो फिर वो स्पेसिफिक क्यों, राइट? तो ओनली थिंग दैट आई कैन सी टू इट इनटू दिस इज दैट कि भाई उसके डिटेल डॉक्यूमेंटेशन के साथ सब कुछ चेक करो, और वो स्पेसिफिक कुछ है तो उसको क्लब मत कर दो सभी ऑब्जर्वेशन में, उसको अलग से रखो, तो जिसके कारण से मैनेजमेंट भी उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सके। और कोई अच्छा अकाउंट है, वो अगर स्लिप हो जाता है ये कुछ बिकॉज ऑफ सर्टन डिस्क्रिपेंसीज, तो वो टैप कर सके वहीं से, राइट? सो दैट इज ऑल्सो ए गुड वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड, दैट इज ब्रांच। तो इम्पोर्टेंट अकाउंट को आपको इसलिए करना है कि मैनेजमेंट को उसका हेल्प हो पाए आगे। मैनेजमेंट है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, दोनों। हाँ, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट, कितने ये अकाउंट्स में कंप्लायंस है, जिसको स्टैंडर्ड मान चुके हैं, जिसका ऑलरेडी अच्छा स्टेटस है, उसका आपको थोड़ा सा और डिटेल जाके एग्जामिन करना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, जनरली स्टैंडर्ड जो होते हैं उसको थोड़ा सा कवरेज कम देते हैं, हम एनपीए की तरफ ज्यादा जाते हैं कि उसमें कुछ गलती तो नहीं हुआ है, इसलिए वो उन्होंने जानबूझ के ऐड किया है, ऐसा नजर आ रहा है। इसलिए अभी उन्होंने और एक मुद्दा ऐड किया है, ऑटोमेटेड एडवांसेस विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। अब ये मैंने पहली बार ये टर्म ही सुना है, ऑटोमेटेड एडवांसेस। मैनुअल इंटरवेंशन के बिना ऐसे एडवांसेस देती है बैंक? नहीं, दैट इज फ्रॉम दिस वन। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, वो एसेट क्लासिफिकेशन के ऊपर है, जो आप पढ़ रहे हो वो, कि भाई एसेट क्लासिफिकेशन जो अपग्रेडेशन डाउनग्रेडेशन हो रहा है, उसमें मैन्युअली कुछ नहीं टच करना है, आप ऑटोमेटेड होने दीजिए में जो स्टैंडर्ड से बदल जाता है। अभी आप देखो ना, 2008 में आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला था, उसके बाद 2011 में रिजर्व बैंक ने सर्कुलर दिया था, एंड काफी बैंक्स में, रादर ऑल बैंक्स, उन्होंने लिख के दिया था कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ ऑटोमेटेड है। आज 2021 है, राइट? आरबीआई को फिर से एक सर्कुलर ला के आना पड़ा, आई थिंक 14 सितंबर को सर्कुलर आया है, जिसका डेडलाइन, ये कंप्लाई करने का डेडलाइन 30 जून है। अभी इंटरेस्टिंग केस देखिए, आपके पास 2021 का LFR है,
31 मार्च 21 को आपको लिखना है इसके अंदर मैनुअल इंटरवेंशन है कि नहीं है, बट बैंक्स को वो डेट दिया हुआ है 30 जून 2021। अच्छा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ मिले मैनुअल इंटरवेंशन, बट बैंक बोले कि बैंक अभी तो क्लियर आप कर कैसे लिख देगी। सकते हो, हाँ। हाँ अभी आप कैसे बोल सकते हो, बिकॉज हमारे पास तो टाइम है, बट आपका तो रिप्लाई एक ही होना चाहिए, मेरे एलएफआर के अंदर है, देन आई हैव टू रिपोर्ट इट। अभी आपने जो टच किया है ना, वो पॉइंट बड़ा अभी सेंसिटिव है। 2-3 पॉइंट ऐसे ये एलएफआर में सेंसिटिव है। एक तो एमआईएस के लिए जो डेटा इंटीग्रिटी का इश्यू है वो एक सेंसिटिव है, ब्रांच लेवल के ऊपर वो कैसे करेंगे। और ये जो आपने पॉइंट टच किया वो एक सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन टर्म्स ऑफ कि कैसे करेंगे और कैसे सिस्टम देखेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू द सिस्टम। हमारे पास ऐसा कोई पूरा एक्सेस नहीं है, ना कि हमारे पास ऐसे कोई रिपोर्ट है, ना कि हमारे पास कोई ऐसी स्किल सेट, इमीडिएट स्किल सेट रहती है कि जो इतने टाइम के अंदर वो स्किल सेट को अप्लाई करे। हाँ, ये और फीस भी उतनी नहीं रहती है, बिकॉज सी ये स्किल सेट कैसा है, एप्लीकेशन लेवल का असेसमेंट है। सी सिस्टम ऑडिट इज ऑलवेज ऑन अ स्ट्रक्चर साइड, on a database side, not on a validation side. Internal validations application level में तो कभी काम ही नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है, राइट हुआ होगा कोई बैंक में, ऐसा तो हम जनरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, बट जो अपरेंटली जो इश्यूज दिख रहे हैं उसमें ये दिखता है। अभी मैनुअल इंटरवेंशन की बात करें, मैनुअल इंटरवेंशन में ऐसा रहता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई सीधा मेनू कोड मिल जाए कि वो मेनू कोड प्रेस करोगे या वहां जाओगे तो वो अकाउंट बच जाएगा अकाउंट एनपीए होने में, राइट इतना तो ग्लेरिंग तो कहीं इतना मिले ऐसा तो बहुत कम रहेगा। बट अगर मैनुअल इंटरवेंशन है तो एक मैं जो जनरली सीबीएस का सेशन लेता हूँ उसके अंदर मैं 14-15 मेथड बताता हूँ कि अगर ऐसे ऐसे भी हुआ है ना तो भी सिस्टम बराबर है, बट सिस्टम फिर भी उसको एनपी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, राइट। तो जो हमारे ये अपने हिस्ट्री जो हमने ऑडिट किए हैं और उसमें हमको कोई ऑब्जर्वेशन मिले हैं तो उसमें से मैं वो डिस्कस करता हूँ, आई थिंक कहीं वीडियो पे भी रहेगा या मैं आपको भेज दूंगा वो, राइट आप वो डाउनलोड कर सकते हैं या मेंबर को यूट्यूब का लिंक दे सकते हो। तो अभी तो सर एक ब्रांच इस वेबिनार के ऊपर है तो हर एक ने किसी ना किसी का तो इसमें लिंक मिलता है। तो इश्यू वहां से होता है कि भाई आपने सैंक्शन लिमिट चेंज कर दिया तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओवरड्यू में जा रहा है, 88 दिन या 89 दिन पे है, और आप सैंक्शन लिमिट बढ़ा देते हो एक दिन के लिए, फिर वापस लेके आते हो तो 31 मार्च को अच्छा दिखता है, बट वो जब देखोगे तो वो तो 90 ऑलरेडी क्रॉस हो गया बट नहीं हुआ है, या किसी के अकाउंट में लो टर्नओवर है, क्रेडिट टर्नओवर कम है, तो आप कोई और अकाउंट से पैसा लेके आते हो और तुरंत वापस दे देते हो, तो सिस्टम तो क्या समझेगा कि क्रेडिट टर्नओवर। नाउ दीज आर आल्सो मैनुअल इंटरवेंशन फ्रॉम माय साइड बिकॉज इट इज एन इंटीग्रिटी इश्यू, और चलो इंटीग्रिटी इश्यू नहीं है बट दैट इज नॉट अ जेन्युइन क्रेडिट। Correct. If you carry out a transaction with an intention to circumvent the system, that is also manual intervention from my side. हाँ, ओपिनियन अलग हो सकते हैं। सी मैं इसमें भी बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, पहले भी स्टार्ट होने के टाइम पे मैं नहीं बोल सका, मैं भूल गया, बट डिस्क्लेमर देना, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ या राकेश जी बात करें वो सब ये पर्सनल ओपिनियन रहते हैं, तो जजमेंटल है, तो आपके ओपिनियन डिफर हो सकते हैं। ये तो एक ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसा है हमारा, राइट, कि जो शायद किसी को और एक नया व्यू पॉइंट मिले। हाँ, राइट, या सो दिस वाज ऑन मैनुअल इंटरवेंशन। तो मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ध्यान रखने वाला बात है इस बार। अभी उन्होंने और एक पॉइंट ऐड किया है कि आरबीआई के जो गाइडलाइंस आए हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो ऑडिटर ने उसके ऊपर ध्यान देना है कि वो कंप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए। तो गाइडलाइन तो अच्छी खासी है, तो उसमें से हम कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे पकड़े जो जिससे हमारा थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाए वो। सी रीस्ट्रक्चरिंग में तो आप नहीं बोल सकते कि आप शॉर्ट में कुछ कर पाएंगे, बिकॉज रीस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन के अंदर बहुत डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी होती है। प्रिडोमिनेंटली 3 चीज है जो रीस्ट्रक्चरिंग, एक एमएसएमई को वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग दिया था, दूसरा कोविड के कारण वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग दिया था, दोनों के अंदर असेट क्लासिफिकेशन रिटेन करने का बेनिफिट दिया हुआ था। असेट क्लासिफिकेशन रिटेन करने का माने अगर नॉर्मल अकाउंट अगर आप रिस्ट्रक्चर करते हो तो वो एक नीचे जाएगा, जो भी एसेट क्लासिफिकेशन ये 1 नॉच डाउन, राइट। तो अभी क्या है कि हमको वो देखना है। सेकंडली, आप ऐसे ही नहीं बोलते कि एमएसएमई अकाउंट है रीस्ट्रक्चर कर, नहीं, उसका एक लिमिट्स दिए हुए हैं कि भाई ये लिमिट में वो फॉलो करता है, हाँ करता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है नहीं है, कौन से वाले केस में है, राइट, बिकॉज उसमें पहले एग्जम्पशन था नहीं था और चेंजेस आए थे, प्लस सभी जो डॉक्यूमेंटेशन या जो पूरा काम करना है वो एक डेट दिया हुआ है, वो डेट के अंदर हुआ है, कोविड के अंदर भी वही है, तो हमको वो देखना है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो हुई है कि नहीं,
अच्छा। तो हर एक केस एक अलग अलग पैटर्न पे जाता है, तो हम ऐसे तो जनरल कोई स्टेटमेंट तो नहीं दे सकते। हाँ, बट अगर अदर देन दीज टू कोई रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, राइट, उसमें असेट क्लासिफिकेशन डाउनग्रेडेशन है। अच्छा। ओके ओके ओके। राइट, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि बिकॉज रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा गाइडलाइन देखना है, कौन सा अकाउंट कौन से उसमें जा रहा है वो भी देखना है। हम्म, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग में आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बोलूंगा इस बार तो बैंक ऑडिट में एक भी शॉर्टकट नहीं है। बहुत अच्छा खासा काम है, टाइम कम है। हाँ हाँ। उन्होंने और एक मुद्दा दिया है कि अपग्रेडेशन हुआ अकाउंट का, और वो आरबीआई ने जो गाइडलाइन दिए है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन ऑडिटर को बताना है कि वो एग्री कर रहा है कि डिसएग्री कर रहा है। ये ऐसे ओके, कैसे हो गया? अभी जी इस बार मुझे एक दो चीज जो अच्छी लगी, और आई थिंक काफी सारे सीनियर सीए मेंबर्स को भी वो अच्छा लगा, वो पॉइंट था कि इस बार आरबीआई ने बहुत क्लियर कट सर्टन चीज बोल दिया है, काफी सारे चीज अच्छी तरह से बोल दिया है। उसमें से एक ये है जो मुझे अच्छा लगा। सी, अपग्रेडेशन की जब बात आती है तो आरबीआई का जो आईआरएक्स सर्कुलर है, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन मास्टर सर्कुलर, 1 जुलाई 2015 में बहुत क्लियर था, बहुत ही क्लियर था कि भाई सर्कुलर क्या बताता है कि भाई आपको जब भी अपग्रेड करना है तो सब ड्यूज क्लियर हो जाने चाहिए। नाउ ड्यूज इंक्लूड ओवर ड्यूज। हम्म। चलिए, आपको जो दिन पे आप रिकवरी करते हो तब आपके अंदर एक भी रुपए का पैसा बकाया नहीं होना चाहिए बैंक को। करेक्ट। जो अमाउंट तब तक ड्यू होती है तब तक आपको जितना भी पैसा है वो सब भर दिया होना चाहिए। अभी आई एम नॉट श्योर बट कहीं से टर्म आया क्रिटिकल ओवरड्यू करके। अच्छा। अभी समझने जैसी बात यह है कि क्रिटिकल ओवरड्यू टर्म कैसे आया कि अगर आप एकदम खराब एक कंडीशन। रिकवरी थोड़ा लेके आते हो और वो थोड़ा रिकवरी जो नंबर ऑफ डेज का ओवरड्यू है ना वो ट्रांसलेट करता है लेस देन 90 डेज। माने कोई अकाउंट है जिसमें 120 दिन का ओवरड्यू है और वो एनपीए में है, और आप ऐसे पैसे लेके आते हो जिसके कारण से अभी पैसे भरने के बाद वो अकाउंट 89 डेज का ओवरड्यू हो जाएगा। हम्म। हाँ, तो 89 डेज का ओवरड्यू हो जाएगा, पूरा पैसा नहीं दिया है, बट फिर क्या बोलेंगे 90 डेज तो मिलते ही है, करेक्ट। राइट, तो अपग्रेड कर दो, तो वो नहीं होगा। अच्छा, समझ गया। समझे? हाँ, तो अक्रॉस द बोर्ड जितने भी कस्टमर के अकाउंट है कहीं पे भी ओवरड्यू नहीं होना चाहिए अच्छा। जब आप उसको अपग्रेड करो तो। हम्म। और इस बार लास्ट टाइम तक क्या था कि डाउनग्रेडेशन के लिए ही ऑडिटर का कंफर्मेशन मांगते थे कि भाई ऑडिटर अग्री करता है या नहीं करता हम्म। है। इस बार तो अपग्रेड अपग्रेड। डाउनग्रेडेशन का तो है ही है, अपग्रेडेशन का भी है इस बार, हाँ। राइट। करेक्ट 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 करेक्ट। समझ गया। मतलब यहाँ पे आपको अकाउंट जब अपग्रेड करती है बैंक, तब आपको ये बार पावर दिया है कि ये गाइडलाइंस के हिसाब से है कि नहीं। अब गाइडलाइंस के हिसाब से है कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो अकाउंट ओवरड्यू हुआ नहीं है उसका अपग्रेडेशन हो सकता है, जो ओवरड्यू हुआ है उसको क्रिटिकल ओवरड्यू समझ के आपने उसको नहीं अपग्रेड होने देना है। आपने वहां पे डिसएग्रीमेंट का कमेंट डाल हाँ, के वापस ध्यान में, हाँ ध्यान में यही रखना है, जो दिन पे अपग्रेड होता है, जो दिन आता है वो दिन के ऊपर एक भी रुपए का बकाया नहीं बकाया होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। हाँ, जो नॉर्मल बकाया है वो बराबर है, बट जो ड्यू हो गए हैं कि आपको इतने हफ्ते भरने थे, राइट, उसमें से कोई भी एक भी दिन का भी ओवरड्यू नहीं चलेगा। बाकी जो करेक्ट। इंस्टॉलमेंट ही ड्यू नहीं हुए हैं वो बराबर है, राइट। पुराने उसके हो गए तो वो कोई इशू नहीं है, सब लेकिन कुछ, जब सब अपग्रेड हो कुछ रहा है तब से एंटायर अमाउंट, हाँ, जो ओवरड्यू है वो लेना है। वो आपको देखना है। करेक्ट। हाँ, एनपीए वैल्यूएशन रिपोर्ट की उसमें कुछ बात हो रही है, आपको 3 साल में एक बार लेना है एनपीए वो वैल्यूएशन। नॉर्मल है, पहले भी था। इस बार थोड़ा क्लैरिफिकेशन इतना दिया है कि 3 साल में एक बार, या अगर आपको लगता है, बैंक को लगता है कि उसको जल्दी लेना है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी और सम इश्यू विद द सिक्योरिटी, तो 3 साल से कम जो टाइम पीरियड डिसाइड करे, बट 3 साल में एक बार वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है, राइट, तो आपको वहां रिपोर्ट करना है। अच्छा। सी, दिस टाइम इस बार आपके एलएफआर में देखो ना, काफी सारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, राइट, कि जो आपको फैक्चुअली जो पोजीशन है वो लिखना है। करेक्ट। जैसे क्विक मोर्टालिटी फैक्चुअली है, उसमें एनपीए तो है ही है, उसमें आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको तो रिपोर्ट करना है। तो वो काफी सारा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी है, इंक्लूडिंग योर ओपिनियन एज वेल, कुछ कुछ केस में उसके एलएफआर साथ। मतलब एक ऑडिट प्रोग्राम ही दे रहे हैं, वो लोग एक प्रोग्राम ही दे रहे हैं, आप You ये can say हमें that. करो You can हमारा, say that. है ना? Because it is on a questionnaire form, हम्म। and that's why you can say that it is a kind of a checklist form. हम्म। वैसा कर रहे हैं ये बात। हाँ, इसके बाद ये रिकवरी और डिक्री की जो बात होती है, और इसका मतलब
एक बार रिकवर करके आए तो उसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ है, कोई अकाउंट एनपीए उसका हम पैसे वसूल करके आए, उसका क्या यूटिलाइजेशन होता है वो आपको चेक करना है। आपने जो ये चीज टच किया है वो दो एस्पेक्ट है कि हम्म, रिकवरी के सीक्वेंसिंग के ऊपर है, जो हम्म, आपने पॉइंट पहले रिकवरी का बोला, हाँ, और डिक्री का एक अलग पॉइंट है। हम्म, रिकवरी का जो सीक्वेंसिंग है वो ऐसा रहता है कि बैंक की पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर कोई अकाउंट एनपीए हुआ और पैसा उसमें आया, तो उसमें पहले क्या रिकवर करना है, चार्जेस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, आप जो बोलते हैं ना सीक्वेंस में, राइट, तो वो क्या करना है, वो बैंक का पॉलिसी देखना है। और वो बैंक की पॉलिसी के हिसाब से, जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो बैंक का रहता है और वो जो पॉलिसी रहता है उसके हिसाब से सीबीएस फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, कि जो आपको बोला है कि पहले प्रिंसिपल अगर रिकवर करना है तो क्या पहले प्रिंसिपल रिकवर सिस्टम कर रही है। करेक्ट, 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 करेक्ट। अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी, दैट इज व्हाट द टर्म हाँ, यूज्ड इन। करेक्ट, मतलब पहला आप क्या यूज कर रहे हो वो पॉलिसी चेक करनी है सिर्फ। अच्छा, अच्छा, हम्म। अच्छा। और दूसरा पॉइंट जो आपने टच किया वो डिक्री का था, वो हम्म, भी एक अच्छा पॉइंट है इस बार, कि हम्म, भाई डिक्री लेके रखे हैं बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हो, तो यू वन द केस, यू गॉट अ डिक्री, राइट, अगेंस्ट अ बोरोवर, बट अभी आप डिक्री हाथ में है और काम नहीं कर रहे हैं, और उसको एज वाइज एनालिसिस के साथ देना है कि क्या कब डिक्री आया था और कब आपने कराया या नहीं कराया है, राइट, तो अच्छा, समझ लो कि हाँ। गॉट इट। कई बार क्या होता है, नए ब्रांच मैनेजर का इंतजार करते हुए वो वैसे ही डिग्री पड़ी रहती है महीनों महीनों। काफी काफी हाँ, जगह पे ये काफी रहता जगह है, पे तो वो लीगल केसेस वाले जितने केस है वो हमको भी ध्यान से अलग से देखने पड़ेंगे, ढंग से देखने कि पड़े। जहाँ कितने में डिग्री आया है और कितने में काम हुआ है या नहीं हुआ। और वो रिपोर्ट करना है, पहले हम ये चीजें हाँ रिपोर्ट नहीं करते, सिर्फ पहले रिकॉर्ड देख रहते लेते थे थे। क्या है, क्या है ये केस कहाँ तक गया है, ये सारी चीजें हम जान लेते थे। क्या 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 क्या। ये एमआईएस की बात हो रही है, कारपोरेट लेवल का एमआईएस कि ये अपना स्कोप नहीं है एक्चुअली ना, मतलब एमआईएस आप जो डेटा बैंक अपने एमआईएस के लिए बना यूज कर रही है, वो डेटा आप चेक करो कि कैसे वो राइट है कि रॉन्ग है। अब इस पे हम कैसे उसको प्रोसेस में कैसे हम जाए इसके। सी पॉइंट एग्जैक्टली ऐसा है कि जो एमआईएस कॉर्पोरेट ऑफिस या हेड ऑफिस लेवल पे यूज हो रही है, उसके लिए जो डेटा जाता है उसका इंटीग्रिटी के ऊपर क्या है, राइट, और क्वालिटी ऑफ डेटा और इंटीग्रिटी के वर्ड यूज हुए हैं, हाँ, बहुत ही टिपिकल है इन टर्म्स ऑफ वेरिफिकेशन एट द ब्रांच लेवल। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीजन जो रहता है वो क्या रहता है कि पहले तो आपको पता नहीं है कि कौन कौन से एमआईएस सेंट्रल ऑफिस या हेड ऑफिस यूज करती है। तो सबसे पहले आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि कॉर्पोरेट ऑफिस या और हेड ऑफिस में कौन से ऐसे एमआईएस है जो वो यूज करते हैं, तो आपको लिस्ट चाहिए, उसके अंदर डेटा इनपुट चाहिए, और वो डेटा इनपुट को आपको लिंक करना है कि जहाँ ब्रांच में से कितना अपडेट होता है। अच्छा। अभी ये लेकिन ये अपना सी स्कोप एक कहाँ लाइन में से है? मैंने समझाया, एक लाइन में मैंने दो कॉमा लगा के समझा दिया, बराबर है, एक सांस के अंदर समझा दिया, बट काम करने की बात करूं तो वो बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ, बिकॉज मुझे सबसे पहले असरटेन करना है कि कौन से ऐसे डेटा है जिसकी इंटीग्रिटी के ऊपर हम बात करेंगे, बिकॉज डेटा तो कहीं कौन सी भी जगह पे जाता है। अभी मैं बात करूं आपको, लेट्स से मास्टर डेटा की, मेरा लिमिट है, अकाउंट लिमिट जो है, राइट, वो लिमिट एक टाइम के लिए उन्होंने चेंज कर दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 1 लाख का लिमिट है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओवरड्यू है, 1,15,000 तक चला गया है, राइट, और 88 दिन 89 दिन हो गए हैं, तो 89 के दिन के ऊपर अगर वो लिमिट 1,25,000 कर दिया, तो मेरा अकाउंट तो विद इन लिमिट हो गया। करेक्ट। वो पहले नहीं हम आता था कि एक छोटी लाइन है, इसको बड़ी करो, बट हाँ, पहुंचना नहीं है, ऐसा तो नीचे वाला बड़ी कर दो, राइट, तो मैं लिमिट ही बढ़ा दूं तो मेरा अकाउंट तो विद इन लिमिट हो जाता है, राइट। तो अभी उसके कारण क्या है कि मेरा इरेगुलरिटी रिपोर्ट और जो ओवरड्यू रिपोर्ट जो अगर कॉर्पोरेट ऑफिस करती है, तो वो विशेट हो जाएगा, राइट, वो चेंज हो जाए, तो वो सिनारियो में वो डेटा इंटीग्रिटी इश्यू आएगा कि नहीं आएगा, वो हमको सोचना है, राइट। तो आपको वो पर्सपेक्टिव से देखना है कि ब्रांच लेवल पे क्या होना चाहिए और क्या हुआ, एंड अगर वो कुछ एरर कोई मिलती है तो क्या वो कोई टाइप के रिटर्न के अंदर, बीट बी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का रिपोर्ट है, रिटर्न है, एनपीए का रिटर्न है, राइट, या कोई बैलेंसिंग का है, बैलेंस शीट के लिए है, कुछ भी जगह पे है, राइट, वो इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, अच्छा, गॉट इट। राइट। तो वो एंगल से देखना है, बहुत ही बड़ा पॉइंट है, सी मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ा है
कैसे हम हैंडल करते हैं वो देखना है। क्योंकि मेरा नजरिया यह है कि स्टैट ऑडिटर जो होता है उसका स्कोप में ही नहीं आता, ये कंकरेंट ऑडिट का काम है कि क्या डेटा वो कहाँ ऐसे से में दो फ्लो हो रहा तीन है। पॉइंट है। हमारा एक सिर्फ बैलेंस शीट पे ही फोकस रहता है जनरली, इंटरनल नहीं, क्या क्या दैट इज हमसे उम्मीद कर रहे हैं वो लोग ना। राकेश, मैं समझता हूँ आपकी बात बराबर है। एक ये अकेला पॉइंट नहीं है, और हम्म, वो कॉन्करेंट ऑडिट से भी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज काफी बार आपको पता नहीं चलता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस में कौन से एमआईएस निकलते हैं MIT यूज हो रहा है, और हाँ। कौन से उसके ऊपर फोकस करना है। हैड इट बीन द केस दैट कि उन्होंने बोला होता कि भाई कॉर्पोरेट ऑफिस या हेड ऑफिस आपको बोल दे कि इतने इतने केसेस है जिसके ऊपर हमारा फोकस रहता है, जो हमको इनपुट में आता है, राइट, तो भी आप मान सकते हो कि आप उतने लेवल तक जाके एटलीस्ट वेरीफाई करके या उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट द केस। बट अगर लेट लेट द बैंक्स वुड आल्सो कम अप विद समथिंग, तो वो एक पार्ट है। और अकेले कॉन्करेंट ऑडिट का मुझे तो दो तीन और पॉइंट लगे थे कि जो कॉन्करेंट ऑडिट में हो तो अच्छा रहता है। एक करेक्ट, एफसीएनआर बी का डिपॉजिट का है जो ऑटो रिन्यूअल का है, करेक्ट, हाँ, राइट, राइट, कि अगर राइट, ऑटो रिन्यूअल पे एफसीएनआर बी, राइट, और राइट। वो नॉन रेसिडेंट का हमने उसका दिया ही नहीं वो मैंने। कंफर्म किया है कि भाई ये नॉन रेसिडेंट ही है, ऐसा वो एक ये पॉइंट है, वो मुझे लगता है कि वो कॉन्करेंट ऑडिट में ज्यादा सूटेबल है। दूसरा एक पॉइंट है उसके नीचे ही है, वो मिनिमम बैलेंस का जो चार्जेस लगाते हैं सेविंग्स बैंक हाँ, के मैं ऊपर। उस एक पे आरबीआई आने का एक वाला ही था। पुराना, हाँ। ओ ओके, एक पुराना सर्कुलर था आरबीआई का, आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक दैट, वो सर्कुलर का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं अभी। 2014 का नवंबर 20 2014 का सर्कुलर है। अभी इश्यू ये है कि एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हम क्या इतने लेवल तक का कुछ हम वो टाइम इतना दे पाएंगे? या पॉइंट इज वैलिड, हम कोई पॉइंट के लिए हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि ये पॉइंट इनवैलिड है। फैंटास्टिक पॉइंट है वो एफसीएनआर भी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। किसी करेक्ट। देर आर सर्टन लूप होल्स, राइट, अगर आपको पता है देन यू शुड प्लग इट। ओनली थिंग इज दैट आप कहाँ से प्लग करो, कि राइट। आप कौन से लेवल से, स्टैट्यूटरी हाँ, लेवल से। अलग अलग एक्सपर्ट आपके बैंक में आ रहे तो कौन सा एक्सपर्ट वो सॉल्व करेगा। अपने वो चैट एग्जैक्टली, ऑडिटर को दे दिया कि तुम करो, ये ऐसा हो गया वो। but we can't comment that way, but whatever is there is there, right? So at least we need to verify on sample basis. राइट, राइट, राइट। इसके बाद वो मिनिमम बैलेंस चार्जेस ऑन सेविंग अकाउंट, हाँ, जो ये, जो हमने हाँ, डिस्कस ये किया। बैंक का मेन बिजनेस भी नहीं है, मटेरियल भी नहीं है तो। नहीं है, but I'm not sure. We can't say anything what the regulators would like to prescribe. But I would say that the appropriate forum would be concurrent audit to address this issue. ये जो concurrent audit के सामने अगर ये रहता है या उनमें रहता है तो काफी थोड़ा रिजल्ट और अच्छा मिल सकता है, मेरा पर्सनल मानना है। मेरा भी। बाकी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू कैन वेरी वेल डू दैट वर्क, दैट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू। आप सैंपल पे कीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आपको हर एक केस में करना है, आप सैंपल पे कर सकते हैं। एक ऑडिट प्रोसेस बना दीजिए, वो सर्कुलर मैंने जो बोला 20 नवंबर 2014 का है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस वाला, वो फॉलो कर दीजिए, जिसमें 1 महीने का टाइम देना है आपको, पहले नोटिस देना है कि आपका अकाउंट मिनिमम बैलेंस से नीचे जा रहा है, आपको उसको चांस देना है, राइट। आपको 25,000 का मिनिमम बैलेंस है, उसने 24,500 तो रखे थे, 500 रुपए का ही शॉर्टफॉल था। अगर 25,000 नहीं रखे तो उसको 1,500 का चार्ज लगना है, राइट। तो आप सीधा 1,500 नहीं लगा सकते, उसने 24,500 तो रखा था ना, तो जो इंक्रीमेंटल है उसके ऊपर लगाओ। ये थोड़े गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो ये थे सीए कुंतल शाह। इन्होंने अपने को एडवाइस दिया कि एलएफएआर में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्योंकि हम आखिरी क्वेश्चन पे थे, लकीली हम आखिरी क्वेश्चन पे थे और तभी इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो गई थी मेरे और की, तो उस कारण हमको इंटरव्यू डिसकनेक्ट करना पड़ा। बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, इसलिए हमने इंटरव्यू यहाँ पे ही रोकने का फैसला किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।